अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 99 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया है जी। हमने बात शुरू कर रखी थी डोनेशंस की। मैंने आपको बताया कि जो डोनेशन जनरली दे जाए कोई बंदा आपको कि यार ये पकड़ो पैसे, यार आपकी एनपीओ जो काम कर रहे हो बस इस्तेमाल कर लेना, अपने सितारे में इस्तेमाल कर लेना, ये जनरल डोनेशन है। ठीक है जी। तो जनरल डोनेशन पे कोई पाबंदी नहीं है, जब रिसीव हो सारे का सारा इनकम में डाल दो। ठीक है यार, ये कोनों वाले ना कॉर्नर प्लाट छोड़ दें, कोई बात नहीं, आगे हो जाए ना, टाइम ज़ाया ना करें, जल्दी छुट्टी हो जाएगी। ज़रूरी है कि आपने 3:55 तक ही जाना है? वैसे तो ज़रूरी है। अच्छा, स्पेसिफिक डोनेशन, अगर कोई बंदा डोनेशन दे और उस पर पाबंदी लगा दे कि अपने इस काम के अलावा इसको इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर आपने उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। सबसे पहले हमने स्पेसिफिक एक्सपेंस वाले की बात की और इसका ट्रीटमेंट भी सवाल में देख लिया। मैंने एग्जांपल दी थी, आई ट्रीटमेंट के लिए किसी ने पैसे दिए, हमने उसको लायबिलिटी बना लिया जब रिसीव किया, और जैसे जैसे वो ट्रीटमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे उस लायबिलिटी को डेबिट करके कैश क्रेडिट करेंगे। यानी इसको ना हम इनकम में लाए और ना फिर हमने इसको एक्सपेंस शो किया। जब रिसीव किया तो लायबिलिटी बनाया, जब उसको इनकर किया खर्चा जब हुआ तो लायबिलिटी को कम कर दिया, कैश का आना कैश का जाना बस शो करते रहे। अगर कभी मेरे ख्याल में जो ऐसे सवाल मैंने करना है, मैं ज़रा नज़र मार लूँ, है बताना ही पड़ेगा। चलो, अगर कभी कोई बंदा आपको किसी फिक्स एसेट को लेट से कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको फंड दे देता है, जैसे मिसाल के तौर पे हमारी जो स्पोर्ट्स क्लब था, कश्मीर स्पोर्ट्स क्लब, उसमें हमने कहा कि यार क्योंकि इतने ज़्यादा मेंबरान आते हैं मुख्तलिफ सुबह से, मतलब सुबह से लेकर शाम तक एनपीओ डिफरेंट टाइम्स के हिसाब से लोग अपने हिसाब से आते हैं। अब जाहिर है चलो फजर लोगों ने घर में पढ़ी, लेकिन जोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, तो ये 4 नमाज़ें जो वहाँ पर होती हैं लोगों की, तो क्यों ना वहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद बना दी जाए, ठीक है, या मुसल्ला टाइप जगह बना दी जाए ताकि वहाँ पे लोग बाजमात नमाज अदा कर सकें। अब जब हमने इस बारे में सोचा तो हमारे मेंबरों में से या आसपास किसी के कान तक खबर पहुंची, आबिद भाई ने सुन लिया, अभी अभी तशरीफ़ लाए हैं। आबिद भाई ने कहा कि जी मैं आपको पैसे देता हूँ, लेकिन ये पैसे आपने फिर अब एनपीओ में कहीं और इस्तेमाल नहीं करने, ये मस्जिद जो है ना, बस ये मैं चाहता हूँ कि आप ये मेरे इन पैसों से बना लें। ठीक है, तो आपकी हेल्प भी हो जाएगी इस एनपीओ की, और मस्जिद की ही कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर लेंगे। अस्पताल है हमारा, तो किसी ने कहा जी कि आप जो अस्पताल बना रहे हैं उस अस्पताल के अंदर लेट से कोई बच्चों का वार्ड है वो नहीं है, तो आप जो है वो पीड्स का जो वार्ड है उसकी कंस्ट्रक्शन के पैसे मैं आपको दूंगा, लेकिन फिर कहीं और नहीं लगाने। तो ये स्पेसिफिक बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन आ गया। एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट ज़रा आसान है ना, कि कोई पैसे दे दे के कहे जी आप ये मिसाल के तौर पे अपने लिए अपने स्पोर्ट्स क्लब के लिए इक्विपमेंट खरीद लें, डेप्रिशिएबल एसेट है। आप अपने स्पोर्ट्स क्लब में जनरेटर लगा लें तो उसके पैसे मैं दे रहा हूँ, तो वो तो ईजी है ना, वो तो जिस वक्त आ गया वो एसेट आ गया, उसको डेप्शिट करेंगे और रिलेटेड डोनेशन को लायबिलिटी बनाया होगा, इनकम बनाएंगे। बिल्कुल मैचिंग कॉन्सेप्ट जैसे गवर्नमेंट ग्रांट में तो कुछ नया नहीं पढ़ते होते हम, असल में मसला ये। तो ये आसान है, डेप्रिशिएबल एसेट हो अगर खरीदने वाला। मसला कहाँ पे आता है? बनाने वाले एसेट पे। तो मैं वहां से बात शुरू करता हूँ। खरीदने वाला तो बहुत आसान है, वो बता दूंगा कि वो कहाँ से सेम हो जाता है सवाल। बनाने वाला एसेट है अगर, उसके लिए फंड्स मिले हैं अगर, तो कहानी पहले से शुरू होगी, फिर बनेगा, बन के इस्तेमाल होना शुरू होगा। लेकिन जो बना बनाया खरीदना एसेट, एक्विजिशन जो है वो तो सिंपल है, जब खरीदना है तो इस्तेमाल हो जाना है, इसलिए वो आगे जाके सेम होगा। फिलहाल मुझे पैसे मिले हैं मस्जिद बनाने के लिए अपने क्लब के अंदर, तो वो पैसे लेट से 2000 रुपये इसने हमें दे दिए कि जी कैश डेबिट करें, और आप कर लें जी मिसाल के तौर पे मस्जिद बिल्डिंग एमबी लायबिलिटी बना लें। मस्जिद बिल्डिंग लायबिलिटी, मस्जिद बिल्डिंग एमबी, ओके, मस्जिद बिल्डिंग, मंडी बावलदीन नहीं, मस्जिद बिल्डिंग लायबिलिटी। ठीक है, कोई है मंडी बावलदीन का? मंडी बावलदीन हाइब्रिड में तो कोई है नहीं, हैं 2 बच्चे। थोड़ी देर तक आपको बुला लेता हूँ इधर ही, अगर पसंद करें तो आ जाइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आपका दिल करेगा तो आप उधर ही बैठेंगे, आपकी क्लास है भाई, आपको कोई ला सकता है इधर, वैसे आपकी मर्जी के अलावा। जी कितने पैसे दिए हैं भाई आबिद ने हमें? अब आगे सिफरें मर्जी से लगा देना, 2000 रुपये आ गए। ठीक है जी।
अच्छा, अब ये मैंने लायबिलिटी बना ली। अब हमने इसको अलग ही रखना है, यानी कि एक टोकरी तो लाकर रखी थी ना जिसमें हमें आई पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए हमें जो है वो फंड मिला था, ठीक है। और ये एक और टोकरी आज मंगवाई है जिसके अंदर हमें ये पैसे रखने हैं, जिसके अंदर हमने जो आबिद ने हमें दिए हैं बिल्डिंग बनाने के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ये जनाब आपकी, ये देखो ये अलग टोकरी थी, ये तो वो जनरल फंड तो टोकरा है ना, टोकरा, ठीक है ना, सारा कुछ ही उधर बैंक, सब कुछ इनकम में जाएगा, वहां से सरप्लस और सारा कुछ जो जनरल डोनेशन सब कुछ टोकरे में, तो सब कुछ बैंक देते हैं। ये स्पेसिफिक टोकरियां, ठीक है। तो आई पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट के पैसे आए, टोकरी नहीं खरीदी बाजार से, उसके ऊपर पर्ची लगाई आंखों के मरीजों के इलाज के लिए। दूसरी टोकरी आज नहीं खरीदी, उसके ऊपर पर्ची लगाई पीड्स वार्ड के लिए, बच्चों के वार्ड के लिए, अस्पताल वाली बात, ठीक है। लेकिन हम तो मस्जिद बना रहे, ठीक है। अब कैश डेबिट, एमबी लायबिलिटी, मस्जिद बिल्डिंग लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। ये कब ये साथ नरेशन लिखता जाऊँ ना, आपको समझ तो आती रहे, बाकी नरेशन लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता। एट द टाइम ऑफ रिसीट, ये तो सेम हो गया पिछली और इसमें कोई फ़र्क ना आया। उधर भी जब रिसीट हुई थी एट द टाइम ऑफ रिसीट हमने इसको लायबिलिटी बना लिया था। उसके बाद अब जनाब बिल्डिंग पे काम शुरू हो गया, ठीक है। हमने मस्जिद का संग बुनियाद रख दिया, हमने खलील भाई को बुलाया, इन्होंने आके इसका इफ्तिताह किया और मस्जिद के ऊपर काम शुरू हो गया, ठीक है। हमारा दोस्त है ना, तो बुलाना चाहिए था ना, ऐसे करके देख रहे हो बेशरम आदमी। तो खलील भाई तशरीफ़ लाए, इन्होंने आके जो है वो फीता काटा, संग बुनियाद रख दिया, मस्जिद पे काम शुरू हो गया। मिसाल के तौर पे ये 2020 की बात है, हमें 2020 में ये जनाब फंड मिला था, तो 2020 के अंदर ही हमने फ़ौरन काम शुरू कर दिया और 2020 के एंड तक लेट से 1300 रुपया इस 2000 में से लग गया। अच्छा, मैं अज्यूम ये करूँगा, हालांकि 2000 इसने दिए हैं तो हो सकता है मस्जिद 2500 में मिले, 3000 में बने, कोई और बंदा भी पैसे दे सकता है, हमारे अपने पैसे भी लग सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्या करें, ज़्यादा कर लें, 2500 ही कर लेंगे, ठीक है। तो पहले साल के अंदर जनाब हमने कैश डेबिट, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस किसका जी, मस्जिद बिल्डिंग का डेबिट हो गया। मस्जिद बिल्डिंग अभी CWIP है तो BV लिख दिया मैंने, मस्जिद बिल्डिंग CWIP, मस्जिद बिल्डिंग डेबिट, और क्या क्रेडिट होगा भाई, कैश जाहिर है, मटेरियल खरीदा, लेबर को पैसे दिए, ओवरहेड्स लगे, खर्चे हो रहे हैं, तो CWIP डेबिट लेट से 1400 रुपया ये लग गया अब तक, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां पर अगर मेरा ईयर एंड हो रहा है, 2020 का ईयर एंड हो गया, तो 2020 के अंदर मेरी बैलेंस शीट में मस्जिद बिल्डिंग कितने पे नजर आएगी, 1400 पे। मस्जिद बिल्डिंग नहीं होगी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ मस्जिद बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग तो अभी बनी नहीं। और लायबिलिटी कितने पर नजर आएगी, पूरे 2000 पे मस्जिद बिल्डिंग लायबिलिटी, जैसे डेफर्ड ग्रांट पड़ी रहती थी जब तक रिलेटेड एसेट बन के डेप्रिसिएट होना नहीं शुरू होता था, ऐसे ये लायबिलिटी पड़ी रहेगी जब तक मस्जिद बन के डेप्रिसिएट होना शुरू नहीं हो जाती। बिल्डिंग बनेगी, डेप्रिसिएशन शुरू होगी, ये लायबिलिटी भी उस वक्त इनकम में जाना शुरू होगी। ये तो गवर्नमेंट ग्रांट जैसे ही चल पड़ा काम, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है, ओके, और सही है। अच्छा, 2021 के अंदर बिल्डिंग के ऊपर लेट से मजीद जो है वो 2600 रुपये लगे, 2600 नहीं, आप ये कर लो 2100, ज़रा थोड़ा नज़दीक रखना, 2100 लग गए, तो CWIP डेबिट। अब कैश में बेटा ठीक है, हमारा अपना कैश भी कुछ लग गया होगा, ठीक है, लेकिन इस वाला कैश भी इस्तेमाल हो गया अल्टीमेटली, ठीक है। ये 2021 के अंदर मैं कहता हूं लेट से ये जनाब 30 सितंबर 2021 को, ये 21 के अंदर चल रहा है मामला, ठीक है, ये 21 के अंदर मामला चल रहा है। ये 21 में हमने ये बिल्डिंग जो है इसको इस पे खर्चा किया और ये कंप्लीट हो गई और 1 अक्टूबर 21 को, मैं ये डेट इसलिए डाल रहा हूं कि मैंने अब डेबिट करना है ना, मेरी एग्जांपल है ना भाई, ठीक है। इस दिन मैंने इसको कहा लो जी कंप्लीट हो गई जी बिल्डिंग। अच्छा, ये क्या हो रहा है जी, एट द टाइम ऑफ यूज, एट द टाइम ऑफ, जब मैं यूज कर रहा हूं, एट द टाइम ऑफ, तो पिछले में देखो एट द टाइम ऑफ यूज लायबिलिटी डेबिट हो रही थी, ऐसे ही है, लेकिन यहां पे एट द टाइम ऑफ यूज
आपका CWIP डेबिट हो रहा है ना, बिल्डिंग बनना शुरू हो चुकी हुई है बेटा, ठीक है, लेकिन लायबिलिटी को नहीं छेड़ रहे क्योंकि उसको साथ साथ छेड़ नहीं सकते, वो तो तब छिड़ेगी जब बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग मुकम्मल होकर डेप्रिशिएट होगी तो इस लायबिलिटी को, ठीक है। दूसरे की तो नेचर भी ऐसी थी ना, अब तो आपको नजर आ रहा होगा कि उधर जनाब वो ट्रीटमेंट होता जा रहा है, कहानी खत्म होती जा रही, ठीक है, रिलेटेड एक्सपेंस इनकम वो उधर लेकर ही नहीं गए थे इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया एट द टाइम ऑफ, तो लगता है हमने 2000 से भी ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो क्या हुआ, कर लिया तो कर लिया, उसका 2000 भी यूज़ हो जाएगा, हमारा भी कुछ हो गया यूज़, किसी और ने डोनेशन जनरल दिए थे, हमने उनमें से भी कुछ पैसे बचे होंगे, लगा दिए होंगे। लो जी मस्जिद तैयार हो गई, मस्जिद तो बना दी शब भर में। तो 1 अक्टूबर 21 पर मस्जिद बिल्डिंग डेबिट, CWIP ऑफ मस्जिद बिल्डिंग क्रेडिट, कितना हो चुका था डेबिट इसमें, 1400 जमा 2100, कितना 3500 रुपये पर हमारी बिल्डिंग अल्टीमेटली मस्जिद की टोटल खर्चा ये हुआ, ये हो गई। अब ये क्या है जी, ये हमने क्या किया जी, एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन, जब कंप्लीट हो गया तो हमने इसको ट्रांसफ़र किया। अब जब ईयर एंड आएगा 31 दिसंबर 21 आएगा तो इधर से बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन आएगी और मुकाबले में लायबिलिटी इनकम बनेगी। तो डेप्रीसिएशन ऑफ, ये जी मैं कहता हूँ डेप्रीसिएशन लिख दूँ, जगह तंग है, कितनी कॉस्ट होगी टोटल 3500, ये मैं कहता हूँ जी इसकी यूज़फुल लाइफ है लेट से 15 साल, ये बिल्डिंग 15 साल के बाद फिर हमें जो है वो नई कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन इस साल में तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3/12, शाम वाली क्लास है ना, जब तक सवाल नहीं होगा आराम से करते रहेंगे। तो डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या बिल्डिंग जो भी क्रेडिट करना है कर दो, कितना 58, वो पॉइंट अपने पास रखो, ठीक है। और साथ ही बोलो हाँ बोलो, एंट्री बोलो, एमबी लायबिलिटी बोलो ना, फूटते नहीं, एमबी लायबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट। अब ये इनकम ऐसे ही कितनी लायबिलिटी थी 2000, बस वो हशर की तरह नशर, ऐसे ही सेम टू सेम डिवाइडेड बाय 15 इंटू 3/12। हाँ जी, मुश्किल काम या आसान बोलो 30, ये मैंने जान के चेंज, लास्ट टाइम मुझे याद पड़ता है मैंने 2000 के अंदर ही बिल्डिंग कंप्लीट की थी। अब मैंने आपको इससे भी आगे एक स्टेप करा दिया, वैसे सवाल में ये करना होता है, ठीक है, लेकिन चलो मैंने कहा यहीं पे करा दूं, आज शाम की क्लास है ना, सुबह में डर लग रहा होता है कि गल वध ना जाए, तो कुछ खुला टाइम होता है, आराम से बंदा करता है, ठीक है। तो ये देखो जी, ये कहानी सारी की सारी 2021 की है। अब पता नहीं आपको सवाल में वो कहाँ पे ला खड़ा करे, लेकिन आपको मैंने प्रॉपर तैयार अब कर दिया इसके लिए। ये 2021 है, ये मेरी एग्जाम्पल थी। तो ये क्या है जी, स्पेसिफिक डोनेशन मिला है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। अच्छा, अगर कंस्ट्रक्शन ना होती बल्कि कोई फिक्स एसेट खरीदने के लिए पैसे दे देता कोई, ठीक है, मिसाल के तौर पे, क्या नाम है तुम्हारा, हाँ, सैफ खान ने कहा कि जी ये जो आपका अस्पताल है ना जी, अस्पताल कभी बना लेता हूँ मैं, कभी माजरत है, जो अस्पताल है जी इसमें जो वेंटिलेटर्स हैं वो कम है, तो ऐसा है कि 5 वेंटिलेटर मेरी तरफ से आपको डोनेशन है। अब ये क्या है, ये तो डेप्रीशिएबल एसेट उसने दे दिया, ठीक है। या चलो एसेट भी आ जाए तब भी एंट्री यही होती है, एसेट ना आए पैसे दे दिए, मैं फिलहाल पैसे की बात ही करता हूँ, पैसे इसने दे दिए, तो जिस दिन इसने पैसे दिए हमने एंट्री करनी है कैश डेबिट, केडी लायबिलिटी क्रेडिट, वेंटिलेटर लायबिलिटी क्रेडिट। अब वेंटिलेटर खरीदने जाएगा तो उसकी एंट्री करेगा पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है, और फिर वो वेंटिलेटर डेप्रिशिएट होगा, ये लायबिलिटी इनकम। यानी कि वो कहानी तो शुरू ही कहां से होगी, यहां से बना बनाया एसेट जो आ जाएगा, तो एसेट खरीदना है। अच्छा, कोई बंदा एसेट ही दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, एंट्री कैश की नहीं होगी, सीधी एंट्री क्या हो जाएगी, वेंटिलेटर पीपीई में डेबिट, और कैश नहीं क्रेडिट हुआ, उसने वेंटिलेटर ही ला दिए थे, वो लायबिलिटी क्रेडिट, उधर फिर वेंटिलेटर को डेबिट किए जाना उस लायबिलिटी को, तो सेम डे पर डेप्रिशिएट हो जाएगा एसेट भी और लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, तो अमाउंट ही सेम होगी ना वैसे। ओके, कैश में ये होता है कि हो सकता है कैश पूरा ना पड़े तो हमने अपना कैश भी डाल दिया हो, और सही है, कुछ समझ आई थोड़ी सी। एक रह गया है, वो फिलहाल चूंकि नहीं इस्तेमाल हो रहा तो फिलहाल एनू भी रहने दो, स्लो पॉइजन ही चंगा रहता है, ठीक है। तो जनरल डोनेशन हो तो कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, स्पेसिफिक डोनेशन हो फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंस तो उसको हमने देखा सवाल के अंदर भी, यहाँ पे भी। अब अगर फॉर कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन ऑफ डेप्रीशिएबल एसेट हो तो मैचिंग कॉन्सेप्ट, एसेट डेप्रीशिएट होगा तो ये लायबिलिटी इनकम बनेगी।
अब अगर ये बन रहा है एसेट, तो जब तक बन रहा है तब तक इसने डेफिसिट नहीं होना, तो लायबिलिटी ने तब तक इनकम में नहीं जाना। सिंपल, क्योंकि किया हुआ है ना पहले ये काम, इसलिए आसान है। IAS 20 मुझे लग रहा है शायद इस दफा आ जाए सवाल, पिछली बार ना आया। अच्छा, आजकल गैस का जमाना चल रहा है ना, इस टाइम में आके फिर गैस आने शुरू होते हैं। जैसे NPO का मेरा दिल में आती आ जाए, EPS का सवाल जी, जो रहते हैं ये दो तो आने हैं ना, EPS और NPO, अखीर सवाल आने हैं, इसमें रेशो भी रहता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। IAS 20 ने एसेट रिलेटेड ग्रांट के बारे में वो ट्रीटमेंट बताया था। यहां पर ऐसी कोई बात मैंने बोली? ये तो डोनेशन है, उसका ट्रीटमेंट जस्ट लाइक डेफर्ड ग्रांट बन गया है एसेट रिलेटेड ग्रांट, और जो था ना लायबिलिटी अलग एसेट अलग, वैसे मैच कराया है बस। ये को IAS 20 नहीं लग रहा कि आप कहो कि इसमें दो ऑप्शन हैं जी, नेट कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ऐसी कोई बात नहीं। सादा बात जो है वो सादा ही। हाँ, उधर जो पढ़ा था दो में से एक ऑप्शन लायबिलिटी अलग एसेट अलग, वो उस तरह का यहां पर है, मैंने सिर्फ ये कहा है। ये IAS 20 नहीं है, ये IAS 20 नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPO है, ठीक है। इसमें ये एक ही ऑप्शन है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। इस वक्त NPO नहीं, दूसरी NPO भी दे देगी तो वो भी भाई हमारे लिए डोनेशन ही है। लेकिन इस वक्त बंदे ने दिया, तुम अपने बाप की बात करो, अब भागो ना, 2000 रुपया कट चल, 2000 देके सिफरा सी लानिया ने, जितनी कहेगा खलील। ऐसे चलें जी, अब सवाल पढ़ लें मेरे ख्याल में। अच्छा, एक और चीज भी डिस्कस करते ही चले, ठीक है। ये जो डोनेशंस आते हैं, ठीक है, इनमें अब 3 तरह के डोनेशंस हो गए, ठीक है। एक और कैटेगराइजेशन भी है ना, ये तो हो गया ना जनरल या स्पेसिफिक, एक और कैटेगराइजेशन भी है, और वो है जनाब, ये क्या पड़ा हुआ है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो मैंने वर्किंग कर दी थी ना वहां पे, चल निकल। डोनेशंस हों जिनको आप कॉन्ट्रीब्यूशंस, फंड्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस कुछ भी कह सकते हैं, ये बेटा अब 3 नस्ल के होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये अनरिस्ट्रिक्टेड भी होते हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड इंटरनली भी हो सकते हैं, और रिस्ट्रिक्टेड एक्सटर्नली भी हो सकते हैं। थोड़ी सी बात मैंने इसकी भी की थी, ठीक है। सवाल कर लेते हैं, सवाल कहाँ जा रहा है, ऐसे गपशप तो लगा लें पहले आप लोग। मैं सवारियां तो पूरी कर लूँ, अड्डे पे खड़े होकर गाड़ी नहीं करती, आगे पीछे, इस वक्त वो गाड़ी कर रही है, अभी सवारियां पूरी कर रही जी। ये थोड़ा मध्यम मध्यम क्यों लग रहा है उस्ताद, मध्यम मध्यम लग रहा है ना, शाम का टाइम हो गया ना, पहली क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ सब कुछ ताज़ा नज़र आ रहा होता है ना, इस वक्त अंधेरा आया होता है। मैं कोई नहीं पिला रहा, वो पाबंदी लग गई है उस पर। अन कभी इंशाल्लाह धोखे से फिर अनरेस्ट्रिक्टेड फंड्स जो होते हैं, इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स को आपने जनरल फंड्स भी कहते हैं इनको सीधा कहाँ ले जाना है, जनरल फंड्स, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो इनकम में फेंक दो, वहां से भी जाना कहाँ है उसने, सरप्लस बन के जनरल फंड में जाना है ना, क्या ख्याल है, सही है। तो ये कहाँ नजर आएंगे, जनरल फंड्स में, और जनरल फंड्स कहाँ नजर आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, ठीक है। आगे बढ़ो, दूसरी किस्म है जी एंडोमेंट फंड। ये मैं आपको आज नहीं पढ़ाऊंगा, हाँ, ये मैं आपको इंशाल्लाह कल सवेरे पढ़ाऊंगा, जब इससे भी एक बड़े लेवल का सवाल ट्रायल वाला हम करेंगे सवेर की क्लास में, तो उसमें एंडोमेंट फंड रह जाएगा ना, वो मैं आपको इंशाल्लाह करा दूंगा, ठीक है। तो एंडोमेंट फंड की जगह यहाँ पे खाली है, क्योंकि ज़्यादा टाइम इस पर लग गया तो सवाल पे फिर कब टाइम लगाएंगे। तो एंडोमेंट फंड जाहिर है कराए बगैर तो चारा है नहीं, करा दूंगा इंशाल्लाह, ये पहले समझाऊंगा फिर इसका ट्रीटमेंट आएगा। लेकिन इतनी सी बात तो बताता चलूँगा आपको कि एंडोमेंट फंड भी एक ऐसा फंड है जो आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में आएगा। मैंने ये तो आपको बता दिया था ना कि 3 तरह के फंड्स आते हैं आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में, एक जनरल फंड, दूसरा एंडोमेंट फंड, तो तीसरा जरा अपने जरा मेमोरी का मैनू टेस्ट दो, तीसरा
इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड होगा, क्योंकि एक्सटर्नली वाले तो आप देख ही रहे हो लायबिलिटी में आ रहा है। सुबह वाले सवाल में डोनेशन था रिपेयर के लिए, लायबिलिटी। अभी आपको सिखाया डोनेशन था बिल्डिंग के लिए, लायबिलिटी। तो जो एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन होती है उसको लायबिलिटी में रखते हैं। इंटरनली हमने खुद कोई फंड बना लिया है तो पैसे काट के यार वखरे करने शुरू करो फलां काम के लिए, जो आपने खुद रिस्ट्रिक्ट किया है, जनरल फंड से पैसे निकाल के स्पेसिफिक फंड में डाले हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में आएगा। तो तीसरी किस्म है जी रिस्ट्रिक्टेड फंड्स की, जिसके अंदर आपके पास दो तरह की रिस्ट्रिक्शंस होंगी। स्टिपुलेशन भी इसे कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन को मुश्किल ज़बान इसकी क्या है, स्टैंडर्ड में जो अल्फाज लिखे हुए हैं स्टिपुलेशन। तो रिस्ट्रिक्टेड फंड्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं जी। एक होते हैं इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड और दूसरे होते हैं एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है जी। इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड और फिर होते हैं जी एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड। मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको ये बताना है, बाकी ये साथ साथ थोड़े थोड़े पढ़ते भी आ रहे हैं आप। जैसे आपने एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड डोनेशंस पढ़े हैं ना स्पेसिफिक खर्चे के लिए, ये भी एक है, ये बहुत आसान है लेकिन अभी रहने दें, भी करता हूँ फिलहाल। अगर फंस गया कहीं सवाल में, मुझे याद तो नहीं है इसमें कोई है, आ गया तो फिर पढ़ा दूंगा, खैर है। ये तो सिर्फ एक ही एंट्री है, पर अभी ऐसे ही दिमाग में ना चीज़ें मिक्स होंगी, बस एक एंट्री है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये चार तरह के फंड्स हैं, जिनमें से ये जनरल फंड, ये एंडोमेंट फंड और ये इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड, ये तीनों के तीनों फंड्स जो हैं ये आपके नज़र आएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में। ठीक है, ये तीनों आपके कहाँ पे आके गिर जाएंगे, कहाँ पे नज़र आएगी इनकी मूवमेंट वगैरह, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। जिसको आप उर्फ़ आम में यूँ भी कह सकते हैं ये हमारे फंड्स होते हैं। फंड्स तो वैसे लाइबिलिटीज़ वो जो बनाई वो भी फंड ही होते हैं, लेकिन उनको हम फंड का नाम नहीं देते। ठीक है ना। तो ये क्या है जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, यानी इनको मैं कहूँगा कि ये हमारे फंड्स हैं, ये फंड्स हैं। नाम इनका यही होगा ना, स्पेसिफिक फंड, वो जनरल फंड, फिर एंडोमेंट फंड, फिर फलाना इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड का नाम होगा ना आगे, फलाना फंड, डिमकाना फंड। तो ये फंड्स इनको कहते हैं। ठीक है। जबकि ये जो हमारा दोस्त है अकेला रह गया बेचारा, ये तो आपको पता लग ही चुका है, ये कहाँ आता है जी, ये आपको लायबिलिटीज़ में नज़र आता है। डिपेंडिंग अपॉन उस करंट नॉन करंट में तो देख ही लेते होते हैं, लेकिन ये नज़र कहाँ पे आता है आपको, लायबिलिटी है ये आपकी। ठीक है जी। ओके, डन। तो इसको बल्कि यूँ कर दें, ये आपके फंड्स हैं, इनको आप कहते हैं, यूँ कर लें, ये फंड्स हैं, ये हम फंड्स, इनको हम नाम देते हैं जी फंड्स का, और उनको नाम देते हैं लायबिलिटी का। डन हो गया जी। ये भी तस्वीर बना लें अपने पास, नोट जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है। समझ आ रही है। तो असल में चार कैटेगरीज हैं कंट्रीब्यूशन या डोनेशन की। आपको जो कंट्रीब्यूशन या डोनेशन या फंड मिलता है उसकी चार कैटेगरीज हम बना सकते हैं। एक होते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, जहाँ मर्जी इस्तेमाल करो तो सही है, उनको आप जनरल फंड में शो करोगे। ठीक है, आप उसको इनकम एक्सपेंडिचर में डाल दें तो वहाँ से भी उसने जनरल फंड में ही आना है। कुछ लोग को कहते हैं जी डायरेक्ट ही फेंक दो। ओके, तो बहरहाल जनरल फंड जो होते हैं, जनरल डोनेशन, जनरल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जिनको अनरिस्ट्रिक्टेड भी कहते हैं, वो जनरल फंड में जाएंगे। एंडोमेंट फंड क्या होता है वो कल बताऊंगा, वो भी कहाँ जाएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स। बड़ा स्पेशल फंड होता है ये, अलग थलग। और उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड फंड्स होते हैं, कुछ ऐसे जो लोग बाहर के देते हैं पैसे और हमें रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उनको हम कहेंगे लायबिलिटी। और जो हम खुद रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, अपने ही पैसों को अलग रखते हैं किसी और टोकरी में मंगवा कर, कोई नई टोकरी, यार इसमें से अलग करके रखो, फलाने काम के लिए पैसे इकट्ठे करें आहिस्ता आहिस्ता। जैसे हम सोच रहे हैं कि हम कोई फलाना वार्ड बनाते हैं, हम कोई जले हुओं का बर्न वार्ड बनाते हैं, हम बर्न वार्ड हमने बनाना है। अब वो इकट्ठे पैसे उस वक्त देने पड़े तो 4-5 साल बाद बना लेंगे। अभी ऐसा करो 4-5 साल पैसे इकट्ठे करते हैं, तो कहाँ से निकालेंगे यार। हर साल मिसाल के तौर पे जो सरप्लस आएगा जनरल फंड के अंदर ला के ना, उसमें से 50% निकाल के ना हम इसमें डाल दिया करेंगे।
4-5 साल में कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर कुछ डोनेशन इकट्ठे करेंगे और फिर काम शुरू कर देंगे। तो स्पेसिफिक फंड जो आप अपने रिसोर्सेज नॉर्मली आप खुद ही क्रिएट करते हैं, वो आपका रिस्ट्रिक्टेड फंड इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो भी आपका नज़र कहाँ आएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में। ठीक है जी, तो ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स जो है वो बढ़ती जा रही है। अब बस इतनी है, बढ़ गई जो बढ़नी। चलें अब आगे। सवाल है जनाब पेज 945 पर। सवाल छोटा सा है लेकिन चूंकि ट्रायल वाला है, दो टोटल 10 नंबर का सवाल था। अच्छा, इसके अंदर ना इसने आई कैप ने नहीं कहा, इसलिए आई कैप ने बनाया भी नहीं था इस तरह से जो मैं बनाने लगा हूं। क्या भला? स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स बनाओ। ये ऐड कर लो मेरी तरफ से, बहुत होगी। अब ये बनाए ना, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। ठीक है जी। और कॉलम ऑफ टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड, मैं लिख देता हूं, मेरी रिक्वायरमेंट है ना, साथ ही मैंने लिखा कॉलम ऑफ टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड। जरा जगह तंग हो जाती है ना मेरे से, इसलिए मैंने रिक्वायरमेंट हटा दी। ठीक है। अच्छा, इसके नंबर शंबर छोड़ो, बस ये मेरी फरमाइश है, इसके कोई नंबर नहीं है, इसका बस सवाब मिलेगा आपको ये एक्स्ट्रा काम करने का। ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो आई कैप में तो कोई नंबर रखेगा, तो अब उस्ताद कह रहा है चलो सवाब मिलेगा, कर लें हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, और यार मैं पहले ना आ गया होता, फॉर्मेट ही बना लेते। चलो कोई बात नहीं, अब बना लेते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट कौन सा मुश्किल है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी ये? ऐसा मार्कर दोगे ना तो मैं मार्क कर तुम्हें वापस करूंगा। क्वेश्चन नंबर, पास पेपर क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, बस ठीक है, वो फिर खुद देख लो, कुछ तो खुद भी देख लिया करो। मेहताब लिमिटेड में एमएल लिखा हुआ है, मेहताब लिमिटेड नहीं है, MWH लिखा हुआ है, तो फिर ये आपके लिए लिखा होता है। तो MWH इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ईयर एंड बताना पसंद करेंगे ना कर देना आगे से 21। इन कॉमर्स 4-5 लाइनें छोड़कर एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर नहीं, यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखता होता हूँ मैं, तो कभी भी एक्सपेंडिचर नहीं लिखा मैंने पहले भी एक बच्चे को देखा था, उसने एक्सपेंडिचर लिखा हुआ था, पता नहीं कहाँ से उसने देखा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना सर, इसलिए मैं एक्सपेंडिचर लिखता हूँ, मैं तो हमेशा एक्सपेंसेस लिखता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंस। खैर कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं। तो सरप्लस भी आ सकता है और डेफिसिट भी आ सकता है। चलो बन गया जी, ये आपकी इनकम एक्सपेंडिचर बन गई। अच्छा, बैलेंस शीट के लिए थोड़ा सा ज़रा ट्रायल को नज़र मार लूँ मैं। आपके फंड्स तो बेटा जी खैर से ना 2 हो गए हैं। ये हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड तो आप चलो लाइबिलिटी बनाओगे, मुझे पता है, मैंने पहले ही तैयारी करा ली है, लेकिन ये रिसर्च फंड जो है ना, ये आपने खुद डिसाइड किया है, तो इसलिए 2 फंड्स के लिए लाइनें छोड़नी पड़ेंगी मुझे। सवाल मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, मोटा मोटा सवाल को देखें तो CWIP आ रहा है, एक एसेट ये हो गया, 2 एसेट हो गए, इन्वेंट्री 3 हो गए, माशाल्लाह से मेडिकल इक्विपमेंट भी एसेट है। मेरे ख्याल में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स मिला जुला के कोई 2-2 लाइनें इनके लिए छोड़ दें। लाइबिलिटीज़, हाँ ऐसे ही है, बस इतना लंबा सवाल नहीं है। ठीक है, तो अच्छी बात है। ये मैंने इधर से शुरू करता होता हूँ ना पहले से। MWH, आज नाम शाम भी लिख देंगे, MWH स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as on
31 दिसंबर पूरा ये ऐसे नहीं लिखना, डॉट भी नहीं डालने, आपने यूँ लिखा करना है जैसे मैंने पहले सवाल में नहीं लिखा था, आपको याद होगा 31 दिसंबर 21। गल्ला बंद कर दो, तुम आ ही गए होते। ये तुम लोग अलग हो गए थे ना हाइब्रिड में, आज तुम फिर इकट्ठे हो गए दोनों। पुट्ठा टांग देना मैं तानू। वैसे मैं कहाँ पे लटकाऊंगा, सोचने की बात है यार। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ भाई, मेरे पास कोई जगह नहीं, मुझे प्रोजेक्टर उतारना पड़ेगा। सॉरी, ना 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 ना, मैं प्रोजेक्टर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है ना। हाँ बैठ रहो यार, बैठ रहो, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ जी। फॉन्ट्स 1 2 काफी है, 3 छोड़ दो। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज भी आ सकती हैं, है 1 2 तो हैं, और करंट लाइबिलिटीज 4-5 लाइनें, इसके बाद 2-3 लाइनें, तो सफा भी पूरा करना है। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स 2 तो मुझे नजर आए थे, आप 3 लाइनें छोड़ देना एहतियातन। ऐसे ही सवाल पढ़ के फॉर्मेट बनाते हैं ना आप लोग, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है। तो लग रहा है 2 एसेट्स हैं तो 3-4 लाइनें छोड़ दो यार। नॉन करंट 2 लग रहे हैं तो 3 छोड़ दो, करंट एसेट 4 लग रहे हैं तो 6 लाइनें छोड़ दो, ठीक है ना। पेज बस अपना मैनेज करना होता है आपने, जैसे मैं अपना बोर्ड मैनेज कर रहा होता हूँ। और उसके बाद करंट वाले एसेट्स, वो एसेट्स जिनको करंट लगा हुआ है या जिनमें करंट है, वट एवर यू से। अच्छा, उसके बाद एक और चीज जो है वो पहले आज तक वर्किंग में आती थी, मैंने आज वो भी फरमाइशी प्रोग्राम कर दिया है। रुपीज मिलियन में है तो हम भी मिलियन में ही करेंगे। तो आज एक छोटी सी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है जी, तो उसका भी प्रॉपर ज़रा ना फॉर्मेट भी आ जाएगा ना, अच्छा है, इसीलिए तो रिक्वायरमेंट बना दी है। आज तक आई के अपने पूछी नहीं, तो इसलिए जो चीज़ पूछी ना हो सिलेबस में भी हो तो पूछी तो जा सकती है ना, बहुत ही चानस होते हैं उसके चानस, ठीक है। तो MWH स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। अब मैंने इसीलिए ना वर्किंग के अंदर मोर और लेस वही फॉर्मेट रखा था कि कभी मांग ले तो नया नहीं होगा। प्लस आज एक चीज़ बढ़ रही है, कल एंडोमेंट फंड भी आ जाएगा, तो फिर प्रॉपर चेन इक्विटी भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कल भी मैं प्रॉपर फॉर्मेट से बना दूंगा, ठीक है ना। ऐसे अलग से पढ़ाना क्या, सवालों में बंदा कर ले तो बेहतर है। तो बताओ जी, MWH स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, और ये लाइक SOCIE फॉर द ईयर एंडेड बनती है, बिल्कुल वही चीज है। वहां पे इक्विटी के अंदर चेंज होती है, यहाँ पे फंड्स के अंदर चेंजेस है, ओपनिंग से क्लोजिंग, ठीक है। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। अब फंड्स जो हैं, आपका पुराना दोस्त तो है ही इसमें, जर्नल फंड्स, ठीक है जी। उसके अलावा आज एक और आ रहा है, और टोटल कॉलम मैंने नहीं मांगा, अगर सवाल में वो ना लिखे कि टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड तो फिर इट इज रिक्वायर्ड, फिर तीसरा कॉलम टोटल का बनाना। अच्छा, कौन सा फंड होगा, क्या नाम होगा, ये क्या होगा क्या नहीं होगा, ये देखेंगे, ये हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, उसके बाद ओपनिंग की जगह छोड़ दें, कहीं निकालना ही पड़ जाता होता था, फिर प्लस करते होते हम को, मैंने कुछ नहीं छेड़ा, प्लस सरप्लस होगा, लेस कर देंगे अगर डेफिसिट हुआ तो, और ये सिर्फ यहां पे आता था, सिर्फ वो पुराने वाला मैंने कहा पूरा कर ले, और क्लोजिंग। यार जगह जरा तंग है, ओपनिंग गिवन है, फिर भी एक लाइन में एहतियातन छोड़ देता हूं, आपको वो जो वहम होता है, आप एक लाइन जो छोड़ते होते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्लोजिंग से ऊपर एक आधी लाइन खाली रख लो ना, कोई चीज़ ही आ जाती है, कोई चीज़ ही आई हुई है, कोई चीज़ ही आ जाती है, ठीक है। ले जी, ये जनाब आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स बन गई, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपकी कोई चीज़ ऐड होती जाएगी तो वो कॉलमनर फॉर्म के अंदर आप ऐड करते जाइएगा, मसला क्या, ओके, ठीक है। चलिए, उसके बाद जनाब हमारी यहाँ से शुरू होंगी वर्किंग्स। तो देखते हैं, अभी तक कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नज़र पड़ी नहीं हुई तो फिर वो वर्किंग कर लेंगे, वरना जो होगा वो लिखते जाएंगे, ठीक है। पर मसला सिर्फ आज क्या है, आज आपको पहली बार, ये मसला नहीं है, वैसे तो ये सहूलत है, लेकिन चूंकि आप पिछले 5 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे, 6 दिन से आप अध पुजद्दे रिकॉर्ड्स से कोशिश करके
इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कोशिश करके आप इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते आ रहे हैं। तो यहां पे आके उन्होंने ट्रायल दे दिया। असल में ना ट्रायल जो होता है ना, ट्रायल, हाइब्रिड वालों फिजिकल में आने ठीक कहते ऐसी नहीं, हाँ ठीक बैठे हैं, फिर तू दूर ही चंगे हैं। ओके अच्छा जी, ट्रायल जो है ना, ट्रायल आपने बचपन में पढ़ा था जब इंट्रो में, तो आपको बताया गया होगा कि पहले होती हैं जर्नल एंट्रीज, वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, जर्नल बनता है, जर्नल से लेजर बनते हैं, लेजर के क्लोजिंग आते हैं ट्रायल में, और फिर वहाँ से अगली कहानी होती है। तो प्रॉपर अकाउंटिंग जहाँ पे हो रही होती है, जहाँ पे प्रॉपर अकाउंटेंट्स बैठे होते हैं, जिनको सही अकाउंटिंग आती होती है, तुम क्यों हंस रहे हो, और जहाँ पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह आजकल के ज़माने में देखो तो प्रॉपर लगे होते हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग हो रही होगी, तो वहीं पर ही ट्रायल बैलेंस बनेगा ना। ट्रायल बैलेंस तो लेजर्स के क्लोजिंग से बनता है। अभी तक जितने हमने सवाल किए, 6 सवाल मैंने क्लास में करवाए हैं, तो सब के अंदर हमें रिसीट पेमेंट मिलता था और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती थी, और उसकी बुनियाद पर हम वो बैलेंसिंग वूलेंसिंग निकाल के काम चला रहे होते थे। हमारे पास तो कंप्लीट डेटा ही नहीं होता था। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे पास कंप्लीट डेटा है, तो सानू मुसीबत पै जानी है, क्योंकि इंट्रो में हमने इसे चॉइस में जोड़ा हुआ था। अच्छा, अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, ट्रायल बैलेंस है 31 दिसंबर 21 का, ठीक है जी। आप ना सबसे पहले तो इसके साथ पहले मुझे बताएं, लिखें तो बाद में, पहले मुझे बताएं ये ओपनिंग ट्रायल है या क्लोजिंग, ओपनिंग या क्लोजिंग। तो भाई क्लोजिंग ट्रायल में बैलेंसेस ओपनिंग होंगे या क्लोजिंग, जाहिर है। अच्छा अगली बात सुने 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 ना, असल बात तो सुने। क्लोजिंग ट्रायल में ज़्यादातर अशिया, ज़्यादातर चीज़ें क्लोजिंग ही होती हैं। क्लोजिंग ट्रायल में ज़्यादातर चीज़ें क्लोजिंग ही होती हैं, कुछ एक चीज़ें ओपनिंग हो सकती हैं। क्लोजिंग वो चीज़ें हुआ करती हैं जिनमें सारा साल एंट्रीज पड़ती रहें, जैसे मिसाल के तौर पे डेटर का लेजर है, अब वो क्लोजिंग ट्रायल में पड़ा है, तो कोई कहे ये ओपनिंग है, तो बंदा ला लवे जुत्ती तो पा लवे चप्पल, घर पहुंच गए हैं जी। कोई बंदा कहे बैंक का बैलेंस नजर आ रहा है क्लोजिंग लेजर में, क्लोजिंग ट्रायल में, तो ये जी ओपनिंग होगा, यार खुदा का नाम लो यार, कैसे हो सकता है। जिन अकाउंट्स में सारा साल हर रोज कई बार एंट्रीज होती हैं, तो ट्रायल में उनका बैलेंस ओपनिंग नहीं हो सकता, क्लोजिंग होता है। गलत तो हो सकता है, गलत क्लोजिंग, अनएडजस्टेड डेटर्स एडजस्ट कर लेते थे, अनएडजस्टेड पीपी जब रेक्टिफिकेशन करते तो एडजस्टेड बना लेते थे। आपने बीआरएस का टॉपिक पढ़ा हुआ है, अनएडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस को एडजस्ट कर लेते थे। तो क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं हो सकता। तो ज्यादातर चीजें इस क्लोजिंग ट्रायल के अंदर क्लोजिंग होती हैं, चंद एक चीजें ओपनिंग होती हैं। वो मशहूर चीजें कौन सी हैं, डेट लग बताए बगैर बता दूं। मशहूर चीजें हैं नॉर्मली अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अक्सर ओपनिंग होगा, क्योंकि 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 इसकी एंट्री सारा साल नहीं होती रहती। नॉर्मली अगर वो कह दे तो फिर क्लोजिंग होगा, फिर इसका मतलब डेप्रिसिएशन की एंट्री भी हो चुकी है। लेकिन मैं वैसे आपको खामोशी केस में कह रहा हूं कि नॉर्मली ये ओपनिंग होता है, क्योंकि इस साल की डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन साल के एंड पे एक बार होगी, उसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड एक्शन क्रेडिट, तो कहीं जाके ये ओपनिंग से क्लोजिंग में कन्वर्ट होगा। मिसाल के तौर पे एक और मिसाल लेते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सुना हुआ है नाम। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी जो है, प्रोविजन सिर्फ प्रोविजन लिख दूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल ऐसे भी ठीक है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी एक ऐसा अकाउंट है जो नॉर्मली अक्सर औकात आपको ट्रायल के अंदर ओपनिंग मिलेगा, क्योंकि ये भी एक ऐसा अकाउंट है जो सारा साल वेला पड़ा रहता है। साल के एंड पे डेटर्स निकलेंगे, क्लोजिंग डेटर्स पे परसेंटेज लगाएंगे, वो परसेंटेज जो है वो क्लोजिंग प्रोविजन निकाल के देगी, और वो लेजर का क्लोजिंग बनाएंगे प्रोविजन का, और वहां से एक्सपेंस निकालेंगे, ठीक है। ऐसे ही अब यार ये चूंकि इनकम एक्सपेंडिचर है, पीएनएल तो मैं बनवा नहीं रहा, इंट्रो वाली बातें अगर करनी शुरू हो जाए तो वो क्या है आपका अक्यूमुलेटेड ये रिटेन्ड अर्निंग्स जैसे है मिसाल के तौर पे, ये भी अक्सर ओपनिंग ही होता है। उसकी निशानी होती है ट्रायल में अगर इनकम एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब पीएनएल अभी बनना बाकी है, वो बनेगा, प्रॉफिट निकलेगा, उसमें जाके ऐड होगा तो क्लोजिंग। यहाँ पे तो पीएनएल है नहीं, यहाँ पे तो रिटेन्ड अर्निंग्स है नहीं, यहाँ पे तो फंड्स हैं, फंड्स। तो जनरल फंड के बारे में रूल बना लेते हैं कि जनरल फंड यहां पे अक्सर क्या हुआ करेगा,
देखो ना, मैं मेरी माजरत के साथ मेरी मजबूरी क्या है भाई, मैं आपको इंट्रो वाले फाइनल अकाउंट्स तो नहीं ना पढ़ा रहा, मेरा तो एनपीओ है, तो उसके अंदर आपको कैपिटल या रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह तो उसमें मिलते हैं ना ट्रेडिंग बिजनेस में। मेरे एनपीओ के ट्रायल के अंदर तो आपको कहीं रिटेन्ड अर्निंग नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, जनरल फंड। प्रॉफिट नहीं निकलता, इनकम एक्सपेंडिचर से सरप्लस या डेफिसिट मिलता है, लेकिन मैं रूल तो फिर भी वही बना सकता हूं कि जनरल फंड्स भी अक्सर आपको, ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे जी, ओपनिंग। क्योंकि अगर आप ट्रायल पे नजर डालें, एवं बाय द वे नजर डालें, तो आपको कॉस्ट नजर आई, एक्सपेंस नजर आया, रिसर्च कॉस्ट क्या है, एक्सपेंस, सैलरीज क्या है, एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस भी क्या है, एक्सपेंस, ये कंज्यूम की फिगर्स आ रही हैं। उसके बाद यार को सेल शेल, अच्छा हाँ ये तो एनपीओ जो है, तो आपको इनकम्स एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं ट्रायल के फेस पर, तो मतलब अभी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनना बाकी है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनना अभी बाकी है। वो बनेगा, सरप्लस या डेफिसिट निकलेगा, तो जनरल फंड ओपनिंग में ऐड होगा, तो कहीं जाके जनरल फंड जो है वो क्लोजिंग बनेगा। ठीक है, ये तो यार ऐसे फिर आप देख लोगे ना तो फायदा ही कोई नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि वर्स्ट केस सिनेरियो आपको समझा दूं ना, ठीक है। तो ये जनरल फंड के साथ डेट लिखी हो या ना लिखी हो, हमारा असूल क्या है, हम तो देखेंगे इस हिसाब से कि अगर 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 ट्रायल के अंदर आपको, अगर ट्रायल के अंदर आपको इनकम्स एक्सपेंसेस नजर आ रहे हुए, तो समझ जाना कल वालों के लिए ये निशानी है कि अभी इनकम एक्सपेंडिचर बनना बाकी है। वो बनेगा, सरप्लस या लॉस निकलेगा, वो जाके ओपनिंग जनरल फंड में ऐड होगा, तो वो क्लोजिंग में कन्वर्ट होगा। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा चलो, ये तो चलो मैंने बता दिया, ये तीन ही मशहूर चीजें हैं, और चौथी मेरा नहीं ख्याल आपको कोई चीज हिट कर सकती। हाँ एक चीज है क्लोजिंग स्टॉक, यार ये पता है, आपने सवाल कर लिया, आपको नंबरों को क्या करना है। एक चीज होती है जनाब आपका क्लोजिंग स्टॉक, आपका स्टॉक, ठीक है जी, स्टॉक। ये स्टॉक के बारे में मैं आपको रूल नहीं बताऊंगा, मैं आपको रूल दिखाऊंगा। बवक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए, शरीयत के हर हुक्म में बड़ी खैर है। बवक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए, ऐसे नहीं कहा जाता कि जो आपस में तय करो उसको लिख लो। तो हमने जो आपस में तय किया था ये IS2 के बारे में, वो अगर आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे सारा याद है, नहीं ज़रा ज़रा नहीं, सारा सारा याद है मुझे, सारा सारा, ज़रा ज़रा, सारा सारा। लग रहा हूँ लब जाए, चल बुलिया, चल करेक्शन ऑफ एरर तो चलिए, ये रहा ये रहा ये रहा। ये मैंने जब ट्रायल पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा भी था ध्यान से पढ़ लो, एनपीओ में इसने यूज होना है। कोई नहीं, खैर है, मैंने फिर इसीलिए मैं इधर ले आया हूँ। वैसे तो पिछली कहानी सारी ये थी कि परपेचुअल सिस्टम होता है तो इन्वेंट्री का लेजर बनता है, तो साथ साथ कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर बनता चला जाता है। इसलिए जिस ट्रायल में क्लोजिंग इन्वेंट्री आए उस ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल नजर आएगी, परचेज नजर आ ही नहीं सकती। और आपकी याशियां हैं, याशियां आपने सेल, आपने कॉस्ट सेल लिखनी है, कॉस्ट ऑफ सेल रेडी स्टेडी एप्पल गो यहां से उठानी है, और कोई क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं करनी, वो हो चुकी होती है, मतलब यहां पर तो एंट्री होती है ना क्लोजिंग स्टॉक के सिस्टम में, ठीक है। तो ये उठ के आ जाता है सीधा बैलेंस शीट। और जब आप परपेचुअल सिस्टम नहीं फॉलो करते थे, पीरियोडिक सिस्टम फॉलो करते थे, तो परचेजेस का लेजर बनाते थे और सारा साल परचेजेस रिकॉर्ड करते रहते थे, और साल के एंड पे आकर आप क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल के बाद नजर आता था। ट्रायल में आपको ओपनिंग स्टॉक मिलता था, परचेजेस आपको ट्रायल के मुंह पे नजर आती थी, क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री आप खुद करते थे। स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, तो तब जाके कहीं ये कॉस्ट ऑफ सेल निकलती थी। ये सारी बात करने के बाद मैंने आपको कहा था कि बेटा जी छड्डो सारियां गल्लां, अगर आपको ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल दिख जाए तो समझ जाना ट्रायल में पड़ा हुआ स्टॉक, भाई ना देखो ना ट्रायल में, ना देखो ना, वहां तो लिखा हुआ है, फायदा क्या फिर उसूल बताने का। लिखा हुआ सवाल में ना हो तो कैसे कैसे डिसाइड करोगे। सिर्फ लिखा होता है यहां पे इन्वेंट्री, भाग के देखने चले गए सवाल, मुझे नहीं पता सवाल में लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता। चल हुण तेनू की हो गया, नहीं देखो कुछ है यहां पे लिखा हुआ, अच्छा इधर
नहीं, इन्वेंट्री सिर्फ लिखा हुआ, और कोई है इन्वेंट्री? और कोई नहीं है? चलो अच्छा जी, तो चलो एक तो है ना। मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा हूं बेटा, मेडिसिन एंड सप्लाईज की इन्वेंट्री पड़ी है ट्रायल में, ओपनिंग है या क्लोजिंग? तो आपको तो नहीं नजर आ रहा ना यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, क्योंकि ट्रायल में ना लिखे तो क्या करोगे? आप कहोगे सर एक मिनट मुझे ट्रायल देखने दें। अगर तो ट्रायल में मुझे मेडिसिन सप्लाईज की परचेजेस नजर आई तो इसका मतलब ये ओपनिंग है, और क्लोजिंग यानी कंज्यूम्ड, ये बेचने के लिए नहीं है, इस्तेमाल के, तो इसलिए कंज्यूम की फिगर आएगी, ठीक है ना? तो कंज्यूम मैं खुद निकालूंगा। और अगर यहाँ पे मुझे परचेज की बजाय कंज्यूम की फिगर मिली, देखो अगर आपने इन्वेंट्री सेल करने के लिए रखी हुई है तो फिर आपको कॉस्ट ऑफ सेल नजर आएगी, और अगर आपने ये इन्वेंट्री सेल करने के लिए रखी बल्कि ये यूज करने के लिए रखी हुई है तो आपको पहले बताया था स्टेशनरी, ऑफिस सप्लाईज, ऐसे ही अस्पताल के लिए मेडिकल सप्लाईज ही होंगी ना। तो ये अगर आपने रखी हुई बेचने के लिए नहीं है, इस्तेमाल के लिए है, तो ओपनिंग भी होगा, क्लोजिंग भी होगा, परचेज भी होगी, लेकिन फिगर कंज्यूम्ड की निकलेगी। स्टेशनरी यूज्ड, एक्सपेंस बनी है, ऑफिस सप्लाईज कंज्यूम यूज हो गई, एक्सपेंस बनती हैं, ऐसे ही मेडिकल सप्लाईज जो यूज हो गई, ठीक है। अब अगर ट्रायल में हमें कंज्यूम्ड की फिगर या कॉस्ट ऑफ सेल जैसे है इसकी फिगर नजर आए तो ट्रायल में पड़ा हुआ स्टॉक क्या होगा? उस चीज का स्टॉक, क्लोजिंग। और अगर ट्रायल में आपको परचेजेस की फिगर नजर आएगी तो फिर ट्रायल में पड़ा हुआ स्टॉक क्या होगा? तो फिर क्लोजिंग में आपको क्लोजिंग, ये अदर इंफॉर्मेशन में आपको क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन देगा। अच्छा, ये स्टॉक ओपनिंग नहीं हो सकता, गलत क्लोजिंग तो हो सकता है, ओपनिंग नहीं हो सकता। गॉट इट? ठीक है, चलो ऐसी तरह मैंने कहा थोड़ा सा यादें माजी की तरफ जाएं। इन्होंने तो भाई क्लोजिंग खुद ही लिख, हम उसको देखने आए थे ट्रायल को, हमने कहा जी देखेंगे। ट्रायल में हमें नजर आया मेडिसिन एंड सप्लाईज, मेडिसिन एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड यानी यूज की फिगर पड़ी है, परचेज नहीं, यूज की। तो फिर ट्रायल में पड़ी हुई इन्वेंट्री इन मेडिसिन एंड सप्लाईज की हो ही नहीं सकता कि ओपनिंग हो, ये क्लोजिंग ही होंगी। लेकिन ये तो बुरे वक्त के लिए तैयार किया ना, इस सवाल में तो लिखा हुआ था, ये तो बुरे वक्त में तैयार किया। इस सवाल में तो कितने गया जनरल फंड, इस सवाल में तो इसने लिखा हुआ था, ठीक है यार। एक चीज है, मेडिकल इक्विपमेंट किसे कहते हैं आप लोग? पीपीई को कहते हैं ना, मतलब पीपीई मेडिकल इक्विपमेंट पीपीई होता है ना। तो पीपीई में चलो 320 तो आ गया, आगे बुला है पेबल, हाँ पेबल, एवं पेबल। भाईजान एसिड के सामने क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो ये छुपा दिया इसने, बदतमीजी की है थोड़ी सी, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी है, ठीक है। अब इसके बारे में चुप है, ये ओपनिंग है या क्लोजिंग। तो भाई या तो डेबिट साइड पे कोई एक्सपेंस डेप्शन के नाम से नजर आए या फिर कोई और निशानी दे तो हम इसको क्लोजिंग कहेंगे, वरना ये भी ओपनिंग ही होता है, डेप्शन हम निकाल के इसको क्लोजिंग खुद बना लेंगे, ठीक है। ओके चलें जी, वो देखो ये क्या भी रहा है, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड, तो अभी चार्ज होनी है, तो आप चार्ज करेंगे तो वो ओपनिंग से क्लोजिंग में कन्वर्ट होकर तो फिर आपके बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। इज टू बी चार्ज, चलो खैर ये भी सामने आ गया था। अच्छा जी, बहुत हो गई बातें, मेरे ख्याल में सवाल करना चाहिए। अच्छा अब ऑफिशियली सवाल शुरू करें यार, गपशप बहुत हो गई, असल में बस बहुत इधर उधर जाते रहे आज हम। सवाल शुरू होने लगा जी। हाँ जी, क्या कहा था जी उसने? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, साथ में मेरा फरमाइशी प्रोग्राम भी आप बनाओ, ठीक है। उसके बाद सवाल अब शुरू करते हैं। सवाल में सबसे पहले हम ट्रायल को पूरा पढ़ेंगे। ट्रायल का पहला सवाल आया ना, पता नहीं इंट्रो में क्या करके आए हैं, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा ऐसे आइडिया तो दे दूं चॉइस में छोड़ने वालों को, बाकियों ने तो किया होता है। हाँ जी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एसेट है हॉस्पिटल बिल्डिंग का, क्लोजिंग ही होगा। कैश एट बैंक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड, डोनेशंस को कहते हैं ना कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, ये डोनेशंस हैं। 281 का डोनेशन है, कुछ ना कहा तो जनरल कह के सीधा ही इनकम में, एडा चंगा नहीं। चलो आगे, फिर उसके बाद जनरल फंड ओपनिंग है, ठीक है। जब सवाल शुरू करेंगे तो ये ओपनिंग बना बनाया आज है, आज हमें जनरल फंड ओपनिंग वैसे नहीं निकालना पड़ेगा, हर लेजर से ओपनिंग उठाओ एसेट लेस लायबिलिटीज करके, गिवन है आज। यशी लग गई तो ट्रायल में यशी लग जाती है, आप परेशान हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रो वाली चॉइस पे छोड़ने वाले क्वेश्चन की वजह से, है ना। ऐसे किस किसने चॉइस पे छोड़ा था? हाइब्रिड वाले बातें ना करो, किस किसने चॉइस पे छोड़ा था? अल्लाह माफी, अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। तो फिर कोई गुजारा चल रहा है? चले, मैंने वो लेक्चर भी शुरू में दिए थे आपको कि किसी का मसला हो तो वो पढ़ लें कम से कम इंट्रो वाले। अच्छा चलें,
खैर अपने जितना काम तो हम कर ही लेंगे, गुजारा तो ट्रायल का तो पता है, डेबिट क्रेडिट का तो पता है ना, तो बस काम तो हम फिर भी कर ही लेते हैं, इतना कुछ डिस्कस कर ही लेता है बंदा, ठीक है। अभी तो 2 सवाल करेंगे तो मजीद बातें और भी क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह, ओके। अच्छा जी, उसके बाद आ गया मेडिकल इक्विपमेंट पीपीई, ये इसकी कॉस्ट आ गई, ये इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। अलग रखना है अलग रखो, बुक वैल्यू बनाना है बुक वैल्यू पे बना लेना, आपकी मर्जी है, चलेगा। डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है ना, और फेस पे तो वैसे ही बुक वैल्यू नजर आती है, कौन सा उसने नोट्स मांगे हैं कि पीपीई का नोट बना, देखेंगे हम देखेंगे। मेडिकल सप्लाईज यूज्ड, ये क्या है, एक्सपेंस है, ये तो एक्सपेंस होता है। अदर एक्सपेंस, फिर पेबल्स, फिर रिसर्च कॉस्ट, फिर रेस्ट्रिक्टेड, अच्छा जी कोई रिस्ट्रिक्टेड फंड भी है लेकिन है ओपनिंग, अब पता नहीं ये कौन सी रिस्ट्रिक्शन है। अगर तो ये हुआ फंड कह रहा है वैसे तो वो, लेकिन हम रिस्ट्रिक्शन को देखेंगे। अगर तो ये एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन हुई तो फिर इसको फंड्स के बाद लाइबिलिटीज में शो करेंगे, और अगर ये इंटरनल रिस्ट्रिक्शन हुई तो फिर हमारा यही तो लगता है वो है जिसके लिए हमने कॉलम बनाया है। अच्छा जी नेक्स्ट, ओह मुक भी गया ट्रायल सैलरी से बाद। अदर इंफॉर्मेशन, अच्छा अब ट्रायल वाले सवाल की तरतीब क्या होगी। पहले तो हम ये कहते थे कि जिन जिन का ओपनिंग या क्लोजिंग मिल जाए उनका लेजर बना लेंगे। ट्रायल वाले सवालों में क्या करें, 2 तरतीबें होती हैं जी, 2 तरह से उस्ताद कराते होते हैं, हर एक की अपनी मर्जी, सारी तरतीबें ठीक होती हैं कि पहले ट्रायल को पोस्ट कर लेते हैं और फिर एडजस्टमेंट्स को देखते जाते हैं। और कुछ असातिज़ा की और बच्चों की तरतीब होती है, पहले एडजस्टमेंट्स करते हैं, ट्रायल वाली फिगर्स जो हिट हो रही हैं उनको साथ ही उठा लेते हैं, और जब एंड पे हो जाती हैं एडजस्टमेंट कंप्लीट तो सारा ट्रायल लिखते हैं। आप क्या करते हैं, जो आप करते हैं वो आप अपने पास रखें। बच्चे ज़्यादा कह रहे हैं ट्रायल पहले करते हैं, मैं कह रहा हूँ जो आप लोग करते हैं वो अपने पास रखें। मैं अब आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता होता हूँ हमेशा, ठीक है। तो मैं बेटा पहले एडजस्टमेंट, भाई को उधर जगाना, भाई मैं पहले एडजस्टमेंट्स करवाता हूँ, मैं पहले चिराग तले अंधेरा, ये है चिराग, मैं नहीं हूँ, अच्छा चिराग दीन, अच्छा मैं पहले एडजस्टमेंट्स करूँगा, एडजस्टमेंट में जो ट्रायल का कोई आइटम हिट होगा तो उसको उठा लूँगा, और फिर बाकी जो है वो ट्रायल एंड पे जो बचेगा उसको पोस्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये तरतीब मुझे अच्छी भी लगती है और इंशाल्लाह ये आपको भी अच्छी लगेगी 1-2 दफ़ा करने के बाद। तो आप जो करते हैं अगर आपको वो फिर भी इफेक्टिव लगे तो आप फिर भी वही करी जाना, मुझे उससे भी कोई मसला नहीं है, ओके। चलो जी, तो इसका मतलब पहली एडजस्टमेंट है मेरी, सबसे पहले द ब्रेकअप ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फंड बैलेंस इज एज फॉलोज। हॉस्पिटल बिल्डिंग का फंड जो है वो कंट्रीब्यूशन आपने रिसीव किया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ, तो ये कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है भाई, खुद को तो नहीं ना चंदे देते रहते हम। जैसे मैंने कहा यार मैं खुद को ही चंदा दे लेता हूँ, मैंने जेब से पैसे निकाले, चलो यार उमैर आज तुम ना, ये तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए मैं तुम्हें देता हूँ, इस जेब में डाल, खुद को डोनेशन दे रहे हैं, खुद को डोनेशन नहीं देते, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है आपको। अब कंट्रीब्यूशन जो रिसीव हुआ है वो है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अस्पताल की बिल्डिंग, तो ये कंट्रीब्यूशन जो है ये एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं है। अगर एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है तो फिर ये लायबिलिटी है एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड। रेस्ट चलो आप पूरा ही लिख देता हूं। तो इसको क्या करोगे भाई, ते भैनों की करोगे नू, इसको लायबिलिटी, जब के रिसर्च फंड, अच्छा ये क्या कह रहा है, रिस्ट्रिक्टेड फंड के बैलेंस के 2 टुकड़े करने, एक मिनट, अच्छा 180 इकट्ठा कर दिया। रिस्ट्रिक्टेड देखो कैसे कॉन्सेप्ट चेक किया उसने आके, रिस्ट्रिक्शन तो हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाने वाले ने जिसने पैसे दिए, रिस्ट्रिक्शन तो उसने भी लगाई हुई है ना। तो इसमें से कितना जी 120 जो है ना 120 वो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है, तो ये क्या है, ये तो लायबिलिटी है भाई। तो ये ओपनिंग लायबिलिटी आपको मिल गई, सुभान अल्लाह। और जो बाकी है कितना बचता है 60, इसके बारे में देखते हैं क्या फरमाते हैं। ये किसने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, अगर ये भी एक्सटर्नली हुआ तो एक और लायबिलिटी, एक और बीमार, एक अनार 2 बीमार हो जाएंगे। अच्छा 100 होता है, अच्छा बकाया 60 के बारे में कहता है एज पर रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। ये जो चलाते हैं एनपीओ को,
बेसिकली मैं हूं, की नाम है तेरा, हसीब है, और क्या नाम है तुम्हारा, सैफ, सैफ ना, तो मैं, सैफ और हसीब, हम 3 लोगों की एनपीओ हम चला रहे हैं, हम ट्रस्टीज हैं, ट्रस्टीज हैं हम, जो है वो कोई इससे कोई अर्निंग नहीं लेते, बस हम जो है वो एक फलाही इदारा चला रहे हैं, उल्टा जो कुछ हो हमारे पास वो भी इसमें लगा रहे होते हैं, हम यहाँ से कुछ लेते नहीं है, तो हम ट्रस्टीज हैं। तो ये हमारा आपस का मशवरा हुआ, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, हम 3 बंदे हैं, ट्रस्टी हैं, तो हमारा ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, तो हमने आपस में एक रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन ऐसे ही पास हो जाएगा कि मैं और सैफ मान जाएं और ये ना माने, तो भी रेजोल्यूशन तो पास हो जाएगा ना। तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, तो रेजोल्यूशन के तहत MWH इज रिक्वायर्ड टू एलोकेट 20% ऑफ सरप्लस ऑफ ईच ईयर टू, हमारा जो सरप्लस आएगा हर साल का हमने तय कर लिया है, उसमें से 20% निकाल के हम रिसर्च फंड में रखेंगे। और यहाँ पे शायद को हम रिसर्च कर रहे हैं कोई बच्चों की या बड़ों की किसी अजीब बीमारी के ऊपर, जो कि इसका इलाज अभी नहीं है, तो उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं रिसर्च के लिए, तो वो रिसर्च अलग से रख रहे हैं पैसे, तो वो हमने इंटरनल रिस्ट्रिक्शन लगाई। हमारी इंटरनल रिस्ट्रिक्शन है कि अपने सरप्लस में से जो जनरल फंड में जा रहा था जाने देंगे, वहां पे लाएंगे पहले जनरल फंड में से, जनरल फंड में फिर उस सरप्लस में से 20% निकालेंगे और स्पेसिफिक फंड में डालेंगे, क्योंकि ये इंटरनल रिस्ट्रिक्शन है, तो वहीं पे पड़ा होगा हम साए में ही। जैसे आप रिटेन्ड अर्निंग डेबिट करके शेयर कैपिटल क्रेडिट करते थे, जनरल रिजर्व निकाल के पैसे वहां से स्पेसिफिक में, सॉरी रिटेन्ड अर्निंग से निकाल के जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व से निकाल के जो है वो रिटेन्ड अर्निंग में, आप फ्री वन सरप्लस को डेबिट करते थे, रिटेन, ऐसी थी ना मूवमेंट, चेंज इक्विटी के अंदर आती थी। ये ऐसे ही विद इन फंड्स मूवमेंट है, विद इन, आपने अपने ही पैसों से पैसे निकाल के अपने ही अलग पैसों में, मतलब आपने क्या किया है, अलग किए हैं पैसे एक खास काम के लिए, कि इसके पैसे तो अलग करो ना, ये चलता रहे, ये काम नहीं रुकना चाहिए। अब इसकी खसूसियत ये है कि आपको इसमें हमेशा ऐसे करके फंड होगा ना, ये रिसर्च फंड है, इसका मैं नाम अभी रखूंगा रिसर्च फंड, ठीक है जी। तो इसमें आपको हमेशा ओपनिंग लेट से क्या पड़ा हुआ है, इसमें आपको पैसे आते हुए नजर आएंगे। अब मेरा अगला सवाल, अगर इस रिसर्च पे कोई खर्चा आया है तो उस खर्चे का क्या करें, उसको इनकम एक्सपेंडिचर में, इन एक्सपेंसेस में शो करें, या उसको इस चेंज इन नेट एसेट्स के अंदर इसी फंड में से माइनस कर दें। आपने खुद ही बताया, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आप जैसे अकाउंटेंट्स नहीं लिखे होंगे ऐसे ही सोचकर चीज़ें, तो देखो आपको खुद ही पता है इस बात का। तो सादा बात, अगर कोई इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड है तो एक तो वो फंड्स में नजर आएगा, चेंज इन नेट एसेट्स में, और उसका कोई स्पेसिफिक खर्चा जो होगा तो वो भी आपने उसी फंड में से माइनस करना है, उसको आपने वैसे ही अलग कर दिया बेटा, आपने उन्हीं इनकम एक्सपेंसेस में से सरप्लस जो आया था उसी में से ही पैसे अलग करके रखे ना, तो उसका खाता अलग ही रखो, एक बंदा अलग बिठा देते हैं हम उसके ऊपर, यार खलील यार रिसर्च फंड मैंने तेरे जिम्मे, ठीक है ना। अब इसमें जो पैसे आ रहे हैं और जो जा रहे हैं इसका हिसाब आप तुमने खुद ही रखना है, हम तुमसे साल के एंड पे देख लेंगे रिसर्च की कितने खर्चे हुए। तो हमारे पास, हमारे अकाउंटेंट के पास, अकाउंटेंट हमारा जो है आज कौन है, अकाउंटेंट कौन है, ये तो ट्रस्टी है ना, नहीं सैफ भी ट्रस्टी है, सॉरी यार, क्या नाम है तुम्हारा, हैं अशरफ, को खा भी रहा था साथ अकाउंटेंट है जी, हर टाइम खाते रहते हैं, ठीक है। तो अकाउंटेंट अशरफ भाई जो हैं उन्होंने कहा जी मेरे पास पिछले साल क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग पड़ा है, इस साल जो सरप्लस आएगा उसका 20% ट्रस्टी बोर्ड ऑफ ट्रस्ट बोर्ड का ये फैसला है, रेजोल्यूशन पास हुआ है कि उसका 20% मैंने इस रिसर्च फंड में डाल देना है, और खलील ही खर्चे शर्चे हिसाब लगा के एंड में बता देगा, तो वो खर्चे की एंट्री हम एक ही बार करेंगे, उसकी एंट्री एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट नहीं करेंगे, उसकी एंट्री हम कैश इसी टोकरी से निकालता रहता है असल में वो, ठीक है ना। तो हम एक्सपेंस डेबिट करने की बजाय उसी फंड को डेबिट कर देंगे, ठीक है, ओके। तो चलो जी, यह काम भी गया हो। पहली एडजस्टमेंट में से क्या निकला हमारे पास, पहली एडजस्टमेंट में तो मुझे सिर्फ ये पता लगा कि मेरे जनरल फंड्स नहीं है, ये कौन से स्पेसिफिक फंड्स हैं, ये तो देखो क्या नाम है इसका, रिसर्च फंड, चूनक्का, ये रिसर्च फंड जो है ये एक इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड है, इसलिए ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में आया। जबकि ये जो हमारा भाई है केड़ा बता, खुली जगह से मैं खुला लेजर बनाने, बड़ा रश लगा रहता सी रोज, है ना। ये जो है जनाब, असल में सवाल छोटा है, चीज़ें टेक्निकल ज़रा थी, इसलिए आपको बुलाया कि आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं, जल्दी ख़त्म होगा जल्दी छुट्टी दे दूंगा, कुछ और करा दूंगा, 3:55 तक छुट्टी देनी है ना। लेकिन अगर बढ़ जाए बात, कोई चीज़ नहीं समझ आती,
कभी कभी ना आपको समझाना, ऊँट को रिक्शे में बिठाना एक जैसी बात हो जाती है, तो ऐसे मौके के लिए शाम वाली क्लास ठीक रहती है। अब ये कौन सा फंड था जी? इधर देखो, एच हीमोग्लोबिन हस्पताल के नाम के उत्ते भी चीज़ां इहो जिहियां आ रही हैं जी। हॉस्पिटल बिल्डिंग लायबिलिटी, MB लायबिलिटी थी, ऐसे ही HB लायबिलिटी, HBL, अच्छा ठीक है, जहां ख्वाब वहां HB लायबिलिटी, ठीक है जी। अब इधर देखो भाई, वो कहता है जो 180 है उसमें से 160 यकम जनवरी केड़ा है 21, इसका ओपनिंग है 120 कर लो, जरा तुसी कह दो 120, जबकि बाकी कितना है 60, वो आपका रिसर्च फंड को, ठीक है। अब और अगली बात जो उसने कही है वो पता क्या कही है, सरप्लस जो भी आएगा ना, ओपनिंग तो अब आई है ना, ओपनिंग तो मिल गई है, ठीक है, तो जो सरप्लस आएगा, अगर आता है सरप्लस, तो इसका 20% लेना और उसको यहां से निकाल के यहां पे फेंक देना, पर उसके लिए मुझे अभी इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा ट्रांसफर टू रिसर्च फंड, आर फंड, ठीक है जी। तो ट्रांसफर जो करना है मैंने रिसर्च फंड में, वो करना है 20% ऑफ सरप्लस, ऐसे ही है, यार छोटा सा ही लिख देता हूं, जगह नहीं है। तो वो जब सरप्लस बेटा आएगा तब भी कर सकता हूं ना। तो पहला पॉइंट ओवर, पहले पॉइंट से मुझे क्या क्या मिल गया। ये जनाब ट्रायल वाले सवाल ऐसे करते थे आप इंट्रो में, हम ऐसे ही यहां पे भी करेंगे, टेंशन ना लें। ट्रायल देखा, पढ़ा, 2 बार सवाल पढ़ा, फॉर्मेट बना लिया, एडजस्टमेंट को पकड़ लेंगे, सारी एडजस्टमेंट से जो चीजें हिट होनी है वो ट्रायल से उठाकर एडजस्टमेंट पूरी हो गई। और ट्रायल में जो चीज हिट हुई है इधर देखो वो कौन सी थी, ये 180 अब दोबारा नहीं उठाना, ये जो उठाना था इसको उठा लिया हमने। 120 ओपनिंग और 60 ओपनिंग था, भी तो ओपनिंग ही, जहां जाना था वहां चला गया, फिर ट्रायल को छोड़ देंगे, आप दूसरी एडजस्टमेंट देखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये भाई क्लियर है सबको? पार्ट 2 शुरू करना है, करो।